एक्सलेंट, प्रेज वर्दी बच्चे, बहुत अच्छे। आप बहुत ही अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे थे, आई नोटिस्ड। सो बेटे, आज हम सैटेलाइट के ऊपर अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। बाय द वे, ये सैटेलाइट्स हम लॉन्च ही क्यों करते हैं? अगर वन वर्ड में स्टडी करना हो, वन वर्ड में आपको आंसर देना हो, तो आई विल से फॉर द सेक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज। हमने अपने प्लेनेट को भी ऑब्जर्व करना है, हमने दूसरे प्लेनेट को भी ऑब्जर्व करना है, हमने मून्स को भी ऑब्जर्व करना है। तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए मौसम को भी ऑब्जर्व करना है, टेलीकम्युनिकेशन में भी हमने मदद करनी है। ये सारे हमारे मकसद हैं सैटेलाइट्स को स्टडी करने के। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को विद द हेल्प ऑफ पीपीटी सैटेलाइट्स दिखाऊंगा और काफी सारी फोटोज दिखाऊंगा बेटे। उसके बाद मैं खुद बोर्ड पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आपको सैटेलाइट का हिस्ट्री बताएंगे, फिर हम असाइनमेंट भी करें। शाबाश, लिसन वेरी अटेंटिवली। इट हैज बीन रिटन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले बच्चे के मन में जाता है, सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं? यस, नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं और मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं। जिसको इंसान ने बनाया अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो होगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्रॉपर वर्ड है मैन मेड सैटेलाइट। और जो कुदरत की तरफ से हमारे अर्थ के प्लेनेट को एक ही सैटेलाइट मिला है, एक ही मून मिला है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल सैटेलाइट। अब देखो ये क्या कह रहा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमें बोल रहा है कि आप देखो ये अर्थ है, इसके यहाँ पर हमने मून दिखाया, सो दैट सर्व एज नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन अब देखो इस तरह के ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये हमने इंसान ने बनाई हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। राइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। और ज्यादातर सैटेलाइट्स जो होती हैं, जमीन से कितनी हाइट के बीच बीच में आ जाती हैं बेटे? अगर सपोज करो बच्चा मेरे से पूछे, सर ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये कितनी हाइट्स तक आ जाती हैं? तो माई आंसर विल बी बेटे, ये सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की हाइट तक आ जाती है। 800 किलोमीटर की हाइट तक आ जाती है। राइट, और ये सैटेलाइट्स अपना एक राउंड पूरा करने में लगभग कितने मिनट लगाते हैं? देखो लिखा हुआ टीचर ने 100 मिनट, एक रेंज लिखी है अप्रोक्सीमेट। सो डिफरेंट सैटेलाइट्स कैन टेक डिफरेंट ड्यूरेशंस। तो मेनली आपको इस टीचर ने इसमें बताया क्या, इस फिगर में आपने बस मेन बात ये याद करनी है कि मून नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं। उनका खास पर्पस होता है। वो पर्पस क्या होता है, अब आगे पढ़ेंगे हम। ये देखिए जी बेटे, हमारे पर्पसेस लिखे हुए हैं। मान लीजिए हमारा अप्रैल का महीना है और ऑल ऑफ ए सडन आसमान में बारिश होने वाली है। तो हमारे साइंटिस्ट पहले ही मौसम को सैटेलाइट की मदद से जजमेंट कर लेंगे। कैसे? वो सैटेलाइट से जजमेंट कर लेते हैं कि जो बादल पानी लेकर आ रहे हैं, उनकी पंजाब या उत्तर प्रदेश या हरियाणा की धरती की तरफ कितनी स्पीड से जा रहे हैं और कितने दिनों में पहुंच जाएंगे, बारिश करेंगे वहां पर। तो वहां पर जो बारिश करेंगे, तो हमारे साइंटिस्ट वेदर फोरकास्टिंग कर देते हैं, मौसम की भविष्यवाणी। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वो पिक्चर्स लेते हैं, कहाँ कहाँ बादलों की फोटो हो रही है और बादल के फ्लोट होने की क्या स्पीड है और वो किधर को जा रहे हैं। सर उससे फायदा क्या है? उससे फायदा यह है कि हम 2 दिन पहले ही या एक दिन पहले किसानों को बोल देंगे कि आपकी सारी फसल खराब हो जाएगी बारिश से, आप एक दिन पहले ही काट लो। तो किसान जो न्यूज, एग्रीकल्चरल न्यूज का एक अलग से चैनल है हमारे टेलीविजन चैनल्स पे, और रेडियो पे भी न्यूज होती रहती है। तो किसान लोग उसके प्रति अटेंटिव होते हैं, वो अपनी सारी फसल को काट के बचा बचा लेते हैं। उनका फाइनेंशियल लॉस बच गया
और हमारे देश का अनाज बच गया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्यों? वेदर फोरकास्टिंग की मदद से। देखो ये वेदर फोरकास्टिंग टीचर ने लिखा हुआ है, ये वन ऑफ द पर्पज हुआ। ठीक है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपके पापा कोई इंपॉर्टेंट काम जा रहे हैं दिल्ली में, तो आपको पापा को, पापा क्या आप आज की बजाय कल जा सकते हो? आपके पापा कहते हैं हाँ कल भी जा सकता हूँ, काम तो कल भी हो सकता है। तो आप उसको रोक दोगे, पापा आज मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि आज उधर दिल्ली एरिया में या नोएडा एरिया में बहुत जबरदस्त बाढ़ आने की आशंका है, तो आप कहीं फ्लड्स में फंस ना जाओ। मैंने वेदर फोरकास्टिंग सुनी थी, हमारे देश का एक डिपार्टमेंट है इसरो, ISRO, उसने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी हैं। वो फोटोग्राफ्स लेकर जजमेंट करके पहले ही बता देता है कहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली हैं, फ्लड्स आने वाली हैं। तो पापा कहेंगे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आपको बता देंगे। तो सेकंड पर्पस है कि कहाँ पर हमारी फ्लड्स आने वाली हैं, ये वो। और एक है हमारा साइंटिफिक रिसर्च, हम दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जाकर उनकी सॉइल को रिसर्च करते हैं, वहां कौन कौन से एलिमेंट्स है ये देखते हैं, और वहां पर कौन कौन से मिनरल्स है ये देखते हैं, वहां वाटर की प्रेजेंस है कि नहीं है। ये भी हमारा एक मकसद है। और एक ये देखो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, आपने कभी देखा होगा स्टार चैनल, स्टार चैनल के जो प्रोग्राम होते हैं स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर, वो बहुत दूर से आते हैं, इतनी दूर से आते हैं कि वहां से डायरेक्ट स्टेट लाइन में सिग्नल हमारे देश के एंटीना तक पहुंच ही नहीं पाते, तो वो किसी और कंट्री के सिग्नल ऊपर सैटेलाइट्स को भेजते हैं। तो सैटेलाइट्स वहां उसको कैच करके वापस नीचे हमारे देश को भेजती है। तो इस तरह से जो टीवी कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है, वो भी एक सैटेलाइट का पर्पज है। अब ये देखो एक क्या लिखा टीचर ने, GPS। देखो नेविगेशन, नेविगेशन से एक वर्ड आपको जरूर पता होगा, सभी बच्चों को। कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है बेटे GPS का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS? एनी स्टूडेंट फ्रॉम? यस यस, कार्ल मैक्स, प्लीज कम। और कार्ल मैक्स में एक बच्चा बता रहा है। The global positioning system. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कार्ल मैक्स का बच्चा विनर हुआ। उसने बताया सर इसका मीनिंग है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो सैटेलाइट की मदद से ही हम जजमेंट कर पाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर फोन नंबर के साथ देश के किस हिस्से में घूम रहा है या वर्ल्ड के किस हिस्से में घूम रहा है। तो ये भी हम उसकी पोजीशन को नोट कर पाते हैं। ये सारे टीचर ने क्या बताया आपको? हाउ सैटेलाइट हेल्प अस। दूसरे शब्दों में सैटेलाइट को लॉन्च करने का मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को ये पर्पसेस ब्रॉडर सेंस में समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी कितने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं देख रहा हूँ एपिक्यूरस को छोड़कर बाकी सारे स्कूल को अच्छा समझ आया, शाबाश। अब अगला फोटोग्राफ देखो, देखो बेटी, ब्यूटीफुल। देखो डिफरेंट सैटेलाइट्स का टीचर ने बता रखा है। देखो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को प्रॉपर तरीके से दिखा रखा है। और ये, और दूसरी भी ये सैटेलाइट देखो इस वक्त क्या कर रहा है, अर्थ इमेजिंग ऑफ मैप्स। तो अर्थ के मैप्स लेगा, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर झील है, कहाँ पर नदियां हैं, तो पूरी जजमेंट करके दे देगा हमें, कहाँ पर हिल्स हैं, कहाँ पर ट्रफ है, खड्डे हैं, खाइयां हैं। राइट। तो ये भी देखो मैप्स को स्टडी करते हैं। देखो ग्रीनर एरिया का मतलब है यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर लैंड है, करेक्ट है। इस सारी डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स का जो हमारे देश ने छोड़ी है उनके नाम टाइप लिख रखे हैं। मंगलयान देखो, ये हमने मंगल मार्स के लिए छोड़ा था एक, ठीक है। और तीन हम चांद के लिए हम तीन सैटेलाइट छोड़ चुके हैं। कौन सी? जो चांद के बारे में स्टडी करके लाएंगे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी स्टडी बताऊंगा। चंद्रयान तो हमारा लेटेस्ट है, तो मैं इसको बताऊंगा आपको। और ये देखो, ये हो रहा है डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, वो उनको चंद्रयान 1 के बारे में जो कि 2008 में छोड़ा था बेटे,
उसके बारे में बताता है। फिर यहाँ पर एक देखो जो क्या लिखा हुआ है, PSLV, इसका क्या मतलब है? ये 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान लिफ्ट करा और वर्टिकली अप जाता है, और इससे ये जो बाहर को निकलती हैं इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। तो जब प्रेशर से एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड आती हैं तो हमारे हमारे रॉकेट को वर्टिकली अप जबरदस्त थ्रस्ट मिलता है, और इसी रॉकेट के अंदर हमारा सैटेलाइट होता है, बीच में सेटल करा हुआ होता है। तो मैं बताऊंगा आपको लॉन्चिंग का मैकेनिज्म क्या है, थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लॉन्च करते हैं। तो ये एक बार से ऑर्बिट में सैटेलाइट का लॉन्च करके फिर ये हमारा देखो हमारे अर्थ से निकल के फिर किसी मून दूसरी प्लेनेट में सेट करना हो, देखो यहाँ पर ऑर्बिट चेंज करता हुआ दिखाया हुआ। ठीक है। और फिर मेन पर्पस, जहां पर पानी होएगा वहीं पर लाइफ मुमकिन है। इसीलिए देखो ये टीचर लोग बता रहा है बच्चे को, लेट मी टेल यू, कि हम जब तक पानी नहीं मिलता हम तो लाइफ नहीं हो सकती। तो हमारा एक मेन मकसद है कि हम सबसे पहले मून पर जाकर देखते हैं कि वहां पर पानी है कि नहीं। पता लगा पानी एक्चुअल में है या नहीं मून पे, हम अभी बात करेंगे। फिर देखो बेटे, ये चंद्रयान 2 के बारे में बच्चे क्यूरियोसिटी होगी, आपकी उम्र के बच्चे हैं, वो सिर्फ चंद्रयान 2, उसमें उसमें ये विक्रम क्या था, प्रज्ञान क्या था, आपने 2 साल पहले शायद टेलीविजन के ऊपर फोटोज भी देखी होंगी, चंद्रयान 3 लॉन्च करा था जब हमने। तो फिर ये सैटेलाइट्स की वर्टिकल लॉन्चिंग, हम अपने देश की सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च करते हैं? बेंगलोर से करते हैं, बेंगलोर से, राइट। और कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है? ISRO। शाबाश। कौन बच्चा मेरे को ISRO का फुल फॉर्म बताएगा प्लेटो में से? प्लेटो में से हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? ISRO, एनीबॉडी? एनीबॉडी बच्चे? आ आजो आजो, प्लेटो में से माइक पर आए बेटे, कोई प्लेटो में से। इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बढ़िया, बच्चे ने बताया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे साइंटिस्ट लोग इसको स्टडी करते हैं बेटे, राइट। एक और फोटो दिखाता हूँ आपको, एक दो फोटो। ये फिर से देखो, ये चंद्रयान 3 जब हम इसमें कामयाब हो गए थे, सेलिब्रेट करा था, पूरे देश ने एंजॉय करा था, एक एक देश ने। और हमें प्रॉपर लाइव टीवी पर दिखाया था। ये 2023, तो अभी 2026 चल रहा है, और ये कब की बात है? 2023 की बात है। और उसका भी डेट दे रखा है, देखो 23 अगस्त। ओके। तो आप इसको यूट्यूब पर निकाल के एक्चुअल लॉन्चिंग का वीडियो भी देख सकते हो। ये देखो हमारा फिर वहां पर हमारा प्रॉपर सॉफ्ट लॉन्च करने में लैंडर कामयाब हो गया था। मैं बताऊंगा आपको लैंडर क्या होता है। ऐसे ही लॉन्च हो गया था, और उस हमने उस लैंडर का नाम लिखा था विक्रम। ठीक है। फिर वो एक व्हील्स वाली एक ट्रॉली थी, जिसको हम रोवर बोलते हैं, प्रज्ञान रोवर। वो ऐसे रोल करती हुई मून के सरफेस पर चलती रहती है, और मून के सरफेस को प्रॉपर स्टडी करती है। ये हमने चंद्रयान कहाँ पर छोड़ा था बेटे? मून के साउथ पोल पर छोड़ा था। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मून के साउथ पोल के ऊपर सक्सेसफुली अपना स्पेस यान डालने के लिए, बिठाने के लिए, सॉफ्ट लॉन्च करने में जो कामयाब हुआ, सबसे पहला देश वो भारत ही था। ओवरऑल मून पे नहीं कह रहा, मून के साउथ पोल पे जो सबसे पहले आया वो भारत ही था। सो इस बात पे बेटे अपने कंट्री के साइंटिस्टों के लिए क्लैपिंग होना चाहिए, शाबाश। प्लीज क्लैप योरसेल्फ, दैट इज एन अचीवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड बाय आवर साइंटिस्ट। तो देखो आप अच्छे से क्लैप भी नहीं कर रहे हैं, उनका पता नहीं कितना ताकत लग गया होगा। ये देखो 2000 में, फिर 2010 में, फिर आगे हमारे पास अलग अलग सालों में, अलग अलग कौन कौन से साल में क्या हुआ, मैं प्रॉपर आपको लिख के बताऊंगा, राइट। मंगलयान पे छोड़ा था हमने। तो ये रॉकेट देखो टावर्स में से निकलता हुआ आपको दिखा रहा है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पहले सीधा जाता है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। कैसे कैसे ये लॉन्च होता है? टेढ़ा भी किधर को होता है? ईस्ट साइड को होता है, ईस्ट साइड को।
फिर इस साइड को, फिर अपने ऑर्बिट में घूमने लगता है अर्थ के इर्द गिर्द। राइट। और यहाँ पर देखो, हमने जो सैटेलाइट छोड़ा वो मार्स के लिए, जिसको हम मंगलयान कहते हैं, वो फिर मंगल के इर्द गिर्द राउंड लगाने लगता है बेटे, ऐसे ऑर्बिट्स। देखो हिंदी में मार्स को मंगल बोलते हैं ना, इसलिए हमने वर्ड बना दिया मंगलयान, ऐसे करके बना दिया हमने बेटे। तो यहाँ हमारे इस सैटेलाइट ने जो मंगलयान पे छोड़ा था, उसने हमें ये पता करके बताया कि मार्स के एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर गैस होती है, और उस गैस का मैं आपको नाम बताता हूँ। उस गैस का नाम है बेटे, लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। उसका नाम है मीथेन। मीथेन। ओके। पॉइजनस गैस है ये मीथेन के ऊपर लाई करती है, और ये बहुत ही गर्म प्लेनेट है, रेड प्लेनेट इसको बोलते हैं। टेम्परेचर काफी हाई है इसका। राइट। सभी बच्चों ने मीथेन गैस का फार्मूला भी याद रखना है। कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनो। इसके फार्मूले में आपने रखना है कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, और हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 4 लगाना। CH4, कार्बन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में सबस्क्रिप्ट 4। 4 का मतलब 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये इसका फार्मूला है मीथेन गैस का। आप आपको याद रखना है बेटे ये। लेट्स सी एनी अदर फोटोग्राफ। यस। अब इंडिया के बारे में वो क्यूरियस हो गया बच्चा, ये भुवन करके बच्चा, कि सर मेरे को तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या कब कब करा, उसके बारे में मेनली आप मेरे को बताओ। फिर यहाँ से ये सारी चीजें देखो, मैं आपको अभी बोर्ड पर लिख के बताऊंगा। अर्थ कम्युनिकेशन हो गया। राइट। ये देखो, लोगों की एजुकेशन के लिए भी हम सैटेलाइट्स यूज करने लग गए हैं। तो लेट मी टेल यू नाउ ऑन द बोर्ड। शाबाश। अब मैं अपने बच्चों को ओवरव्यू करने के बाद अच्छे से डिटेल में बताने लगा हूं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ध्यान से सुनो सभी बच्चे। सबसे पहले बेटे हमारी एक डेट होती है 10/4/1975। 10 की बजाय सॉरी 19। देखो 19 अप्रैल 1975, ये हमारी एक ऐसा दिन है हमारे देश के लिए, लकी दिन, जिसमें हमने अपने देश का फर्स्ट सैटेलाइट, जिसको हम आर्यभट्टा बोलते हैं। आर्यभट्टा देखो, ये हमारे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर रखा हुआ है आर्यभट्टा बच्चे। आर्यभट्टा हमने लॉन्च करा। और ये देखो, हमने सैटेलाइट तो बना लिया था, लेकिन इसको लॉन्च करने के लिए अबिलिटी, जो रॉकेट चाहिए था, जो स्पेस व्हीकल चाहिए था, जो इसको इसके ऑर्बिट में सेट करके आता, उसको बनाने की अभी हमारे देश की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो फिर हमने इसको कहाँ से लॉन्च करा? हमने इसके लिए रशिया देश का कंट्री लिया, मदद लिया। सोवियत यूनियन से हमने मदद लिया कि प्लीज आप अपना हमें अपना रॉकेट दे दो, ताकि हम अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। आपको पता है ये कंट्री हमारा शुरू से ही अच्छा फ्रेंड रहा है बेटे। तो इस कंट्री ने हमें अपना एक स्पेस व्हीकल दिया, और सभी बच्चे ने इसका नाम भी याद रखना बेटे। इसका नाम था कॉस्मोस 3M। कॉस्मोस 3M करके एक हमें स्पेस व्हीकल दिया, जिसको हम रॉकेट भी बोल सकते हैं। इस रॉकेट में हमने अपने देश का बनाया हुआ आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च करा बेटे। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रहा, कुछ ही दिनों के बाद ये फेल हो गया। लेकिन इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था हमारा, दो चीजें इसका पर्पस था। ये क्यों छोड़ा था हमने? हम सोलर स्टडीज करना चाहते थे, सन के बारे में ज्यादा स्टडीज करना चाहते थे, और एक्सरे का स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते थे। एक्सरेज एस्ट्रोनॉमी, एक्सरेज की मदद से आसमान की चीजों को, आसमान की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, उनको स्टडी करना चाहते थे।
ये हमने सबसे पहले। तो इंटेलिजेंट बच्चा वो होएगा जो इन पॉइंटों को लिखता भी जाएगा, शाबाश, लिखता भी जाएगा बेटे। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है। बच्चा कहता है सर फिर उसके बाद हमारा ये पहला मिशन देखो एक ही अच्छे से कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों बेटे? सर एक तो जो हमने सैटेलाइट बनाया था वो कुछ दिनों के बाद फेल हो गया। फिर उसको हमने जो लॉन्च भी करा अपने देश की मदद से लॉन्च नहीं करा, हमने लॉन्चिंग व्हीकल तो किसी और देश का लिया। मैंने कहा हाँ बेटे ये बात तो है। तो सर फिर हम इसके बाद फिर हमारी डेवलपमेंट कहाँ पर हुई, हमने तरक्की कहाँ पर करी? अब टीचर बोलेगा बेटे लगभग इससे देख लो वो 75 है, अब टीचर कह रहा है 1979। सर इस दिन क्या हुआ था? तो 1979 के अंदर सभी बच्चे ने याद रखना है, हमने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ी जिसका नाम था भास्कर 1। देखो ये भी हिंदी वर्ड है लेकिन इंग्लिश में लिख रहा है टीचर भास्कर 1। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो दूर बैठे बैठे हमारी अर्थ को स्टडी करी जाए, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर बादल है, कहाँ पर क्या है, रिमोट सेंसिंग। ये सैटेलाइट हमारा कामयाब हो गया था और अच्छे से इसने काम करा। फिर हमारा और डेवलपमेंट हुआ तो हमने एक एडवांस सैटेलाइट छोड़ी। सभी बच्चों ने ईयर बाय ईयर याद रखना है, 75 के बाद 79। फिर हमने जल्दी ही तरक्की करी बेटे 1980 में। 1980 में हमने एक और सैटेलाइट छोड़ा जिसका नाम था रोहिणी RS 1। रोहिणी RS 1 जानते हो रोहिणी RS 1 में सबसे सबसे खास बात क्या है? सैटेलाइट तो थी ही थी लेकिन हमने जिस स्पेस व्हीकल के साथ, जिस रॉकेट के साथ इसको छोड़ा, वो रॉकेट भी हमने खुद बनाया, दूसरी कंट्री का बिल्कुल भी हेल्प नहीं लिया। आप कह सकते हो बाय यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ भारत। और उस व्हीकल का नाम सभी बच्चों ने याद रखना है, SLV3। ये इंडिजिनस है, भारत का अपना व्हीकल है ये। और ये खुद लेके गया था इस सैटेलाइट को, कौन सी को? रोहिणी RS 1। और ये भी हमारा मिशन कामयाब हो गया था बेटे। उसके बाद उसके बाद हमने क्या करा? हमने बेटे एक सैटेलाइट देखो कौन से सन में पहुंच गए हम, 2 साल बाद 1982। 1982 में हमने एक सैटेलाइट छोड़ा जिसका नाम था इनसेट 1। देखो ये इनसेट 1 का क्या मतलब है याद रहे, इनसेट 1 का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है बच्चे। ये हमने कामयाबी से लॉन्च कर दिया ऑर्बिट में। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था टेलीविजन कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देना। टेलीविजन कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देना, एक कंट्री के दूसरे कंट्री तक जो सिग्नल आते हैं टेली कम्युनिकेशन, उसको भी इम्प्रूव करना। यानी कि इनकी मदद से हम दूसरे देशों के प्रोग्राम भी देखने लगे और हम बाकी देशों से भी कम्युनिकेशन वाइज बेटर कनेक्टेड हो गए। फिर क्या हुआ सर? फिर देखो कंट्री ने बोला कि अब हम ज्यादा ही बढ़िया चीज लॉन्च करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लिया कंट्री ने। 1988 में आ गए बेटे, इन्होंने अपना IRS 1A, IRS 1A लॉन्च करा। फिर उसके बाद आई आर एस की सीरीज ही लगा दी। सीरीज 1 2 3 ऐसे ऐसे करके सीरीज लगा दी। और ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। इनका क्या काम था ध्यान से सुनना, जो IRS 1A था, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। IRS 1A का प्राइमरीली पर्पस हमने फसलों और पानी पे लगा दिया, एग्रीकल्चर और पानी पे लगा दिया। इसलिए ये डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो हमारे किसानों की मदद करती है, हमारे जंगलों के बारे में पूरी नॉलेज देती है। कोई अवैध जंगल तो नहीं काट रहा हमारा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा जंगलों का, हमारे देश में ग्रीनरी का बैलेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। और हमारे को वाटर रिसोर्सिस के बारे में नॉलेज देती रहती है, किसी वाटर रिजर्वर में पानी है प्रॉपर के नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं आ गया, कहीं फ्लड तो नहीं आने वाली।
कुछ इस तरह का इसका पर्पज है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो प्राइमरीली लिंक्ड विद द ग्रीनरी एंड एग्रीकल्चर। ओके, अब मैं देखना चाहता हूं, देखते हैं कौन बच्चा ध्यान से सुनता था। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि सोवियत यूनियन ने अपना कौन सा व्हीकल हमें दिया था अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च करने की। शाबाश, वेरी गुड। कार्ल मैक्स, माइक पर आकर बताओ बेटा। माइक पर ही सेम बच्चा, छा गए भाई। सर कॉस्मोस 3M। वेरी गुड बेटे, व्हाट इज योर नेम? सर साहिबदीप सिंह। साहिबदीप सिंह करके एक बच्चा है कार्ल मैक्स में भाई, सारे स्कूल को बीट कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ, इसका कंपटीशन कौन कर पाएगा। छोटा सा बच्चा है और सबको बीट कर रहा है। तो इसने इतने ध्यान से सुना, इतने ध्यान से सुना कि उस व्हीकल का नाम भी याद रखा इसने। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कौन जवाब, कौन साहिब को बीट कर पाता है। एकदम से आंसर, हाथ खड़ा होना चाहिए आपका। देखते हैं कौन पहले करते। ऐसे सैटेलाइट का नाम क्या था जो प्राइमरीली एग्रीकल्चर और ग्रीनरी और वाटर के ऊपर फोकस्ड था? एग्रीकल्चर, ग्रीनरी, फॉरेस्ट्री और वाटर के ऊपर। रेज योर हैंड्स। उसी बच्चे, IRS शाबाश भाई, मानना पड़ेगा। रोहिणी के, नहीं, रसल रसल सेक्शन के किसी बच्चे ने कार्ल मैक्स से पहले जवाब दे दिया इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटे, रसल में? और वेरी गुड, गुड गुड। तो बेटे एक बच्चा है, देखो, रसल में, मेरे को उसका नाम तो अच्छे से नहीं सुना, लेकिन उसने बीट करके दिखाया कार्ल मैक्स को। नाइस। ऐसे कंपटीशन। अब आगे सुनो, थोड़ा सा मैं और भी बताता हूँ। देखो, मैं इधर से इधर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मेरे बॉडी से कुछ भी छुपे ना, आपको सब कुछ दिखता रहे। देखो 1998 के बाद हमने डायरेक्ट जंप मारा 208 के ऊपर। 208 के ऊपर मैं आपको फोटोग्राफ्स में भी देखा था, बताया था। हमने चांद के ऊपर अपना पहला सैटेलाइट याद लॉन्च करा बेटे, चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट। ओके, ये पहला ऐसा यान था हमारे द्वारा छोड़ा गया जिसने वर्ल्ड को बताया, क्या बताया, संसार को, दुनिया को क्या बताया, कि चांद के ऊपर वाटर कुछ ना कुछ अवेलेबल है। यस, देयर इज सम वाटर ऑन द मून सरफेस। तो जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन अवेलेबल है मून के ऊपर कुछ ना कुछ मात्रा में पानी है। ये हमने बताया, भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने बताया किसको? टू द होल वर्ल्ड, टू द होल वर्ल्ड। तो इसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद फिर बेटे 2013 में जाकर हमने देखा कि मून को हमने स्टडी कर लिया, और एक और प्लेनेट है जिसको हम बोलते हैं मार्स। मार्स की स्टडी के लिए हमने अपना मंगलयान छोड़ा। मंगलयान, ठीक है बेटे, ये मंगलयान हमने छोड़ा। और आपको मैंने बताया था, इसी मंगलयान ने बताया कि मार्स के एटमॉस्फेयर में एक पॉइजनस गैस है, उसका नाम है मीथेन, CH4, मीथेन। ओके, और ये था हमारा। और उसके बाद हमने 2017 में, अब सुनो जी, तो बहुत ही खास बात है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लेट मी पुट इट इन द मेमोरी। 2017 में देखो हमने क्या कर दिया बच्चे, सुनने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्टों ने क्या करा, इन्होंने बिजनेस से लिंक्ड बेटे, कमर्शियल एंड मेगा लॉन्च सिस्टम ला कर दिया, मेगा लॉन्चिंग कर दी। लेकिन ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा छोड़ी, वो सारी की सारी भारत के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए फायदेमंद साबित हुई। जानते हो कितनी सैटेलाइट लॉन्च करी एक ही बार में? एक ही बार में इकट्ठी की इकट्ठी हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दी। 104 सैटेलाइट लॉन्च, 104। किसके द्वारा हमने छोड़ी?
फायदा एक व्हीकल, व्हीकल का नाम क्या था बेटे? PSLV। PSLV हमने एक व्हीकल लिया, उससे 104 छोटे छोटे सैटेलाइट्स छोड़ दिए, और वो सारे सैटेलाइट्स हमारे देश के कमर्शियल सेक्शन को, बिजनेस को मदद करने में कामयाब हुए। और हमारे से पहले वर्ल्ड में चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो यूके है, किसी ने भी इतने सैटेलाइट्स सक्सेसफुली एक ही बार में नहीं लॉन्च करे। और हमारा जो ये व्हीकल का नाम है PSLV, सभी बच्चों ने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम बताया बेटे इसका टीचर ने? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल भी हमने बनाया था खुद से, और छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी हमने बनाए थे खुद। इसमें हमने किसी भी उसकी मदद नहीं ली बेटे, दूसरे कंट्री की। राइट? तो ये था बच्चे हमारे पास एक हिस्ट्री जो टीचर ने आपको बताई। अब बच्चे कहते हैं सर जब हमें ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैं आपको इसका मेथड समझाने कर लगाऊं कि इसको सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करें। शाबाश। दूसरे शब्दों में हेडिंग दे सकता हूं, वे ऑफ लॉन्चिंग। वे ऑफ लॉन्च। तो इस डिपार्टमेंट का नाम है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यही हमारा लीडर है देश में, और इसकी भी ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरीज भारत के कौन से शहर में होती हैं? बेंगलोर। बेंगलोर में। राइट? और जो बच्चे साइंस में अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मैं अभी से बता दूं, बेंगलोर में हमारा एक बहुत ही बढ़िया साइंस का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वो +2 के बाद 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है। +2 के बाद 5 साल वो इस तरह की हमारी साइंस की डिस्कवरीज कराता है, और IIT का एंट्रेंस देना पड़ता है। जो बच्चा उसको क्लियर कर लेना, उसका सैलरी बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, और वो देश की अच्छे से सेवा करता है। सभी बच्चों ने याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। उसको अच्छे से जाके आप गूगल के ऊपर ढूंढो कैसे एडमिशन होती है कैसे नहीं। अब देखो ये क्या करा बेटे, हम ना, ध्यान से सुनना, हमारे रॉकेट, जो हमारा रॉकेट व्हीकल होता है जो लॉन्च कर लेके जाएगा बेटे, उसके अंदर हमारा ये सैटेलाइट सेट होता है। अब ध्यान से सुनना, पहले हम इसको लॉन्चिंग पैड पर रखते हैं। लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड हमारे देश का बेंगलोर में ही है। अब लॉन्चिंग पैड में ध्यान से सुना, इसके अंदर ना 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एक होता है फ्यूल सेक्शन। रॉकेट के फ्यूल को बोलते हैं प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट। मैं एकदम से क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं उसको साहिब सिंह को कौन हरा पाता है। एक और गुड़िया थी शायद, हिम्मत कौर थी बच्ची, उसको कौन हरा पाता है? शाबाश। देखते हैं कौन बच्चा ध्यान से सुनता है। अब हमने बेटे इसके अंदर ना, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, और प्रोपेलेंट जो होते हैं फ्यूल होते हैं, जैसे कि लिक्विड, लिक्विड हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है? कई तरह के फ्यूल हो सकते हैं। अब लिक्विड हाइड्रोजन कह रहा है जैसे टीचर। अब इन, एक चीज जलने में मदद करती है, दूसरी जलेगी, और हमने इसको दे दिया स्पार्क। जैसे ही हमने इसको स्पार्क दे दिया, देखो बेटे स्पार्क दे दिया, और स्पार्क देते ही फ्यूल जलने लगा, और हमने दोनों चैम्बरों के बीच का पिन निकाल दिया, तो ऑक्सीजन फ्यूल चैम्बर को मिलने लगा, जिससे जबरदस्त जबरदस्त अमाउंट में यहाँ नीचे से, जो ये दोनों ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं दोनों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब जब आग लगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर आएंगी गैसेस, बाहर, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस। तो जब प्रेशर बाहर से आती है तो रॉकेट को अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट। वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट।
अगर इसका आपको डेली लाइफ में एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आपके हाथ में वाटर का पाइप पकड़ा हुआ है, पानी का पाइप पकड़ा हुआ है फ्रंट से, और उधर वो टैप पे लगा हुआ है। आप अपने ब्रदर को बोलो भैया एकदम से टैप खोल देना। उसने एकदम से टैप खोला, पानी आया। जैसे ही पानी पाइप से बाहर निकलता है तो आपके हाथ को बैकवर्ड पुश लगता है, पानी एकदम से बाहर और बैकवर्ड पुश है। इसी तरह से यहाँ देखो, एग्जॉस्ट गैसेस जब बहुत स्पीड से बाहर आती हैं तो इस रॉकेट को फॉरवर्ड पुश मिलता है और ये वर्टिकली अप जाता है, वर्टिकली अप जाता 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 जाता। अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और इससे सर्टन हाइट तक पहुंचा। ये हाइट जो टीचर कह रहा है, ध्यान से सुन लेना बेटे, ये हाइट टीचर कह रहा है 300 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक हाइट। इसको हाइट ना बोल के प्रॉपर टेक्निकल वर्ड है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, वैसे हाइट भी बोल दो तो नो प्रॉब्लम। तो अर्थ के सरफेस से जब ये अल्टीट्यूड होता है, इसको लो अल्टीट्यूड, लो वैल्यू ऑफ अल्टीट्यूड बोलते हैं। वैसे यहां पर जब रॉकेट जाता है तो सभी बच्चों ने याद रखना है, रॉकेट के ऊपर को जाने की जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है बेटे, स्पीड का सिंबल वी होता है, वो होता है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पर आवर नहीं, पर सेकेंड। और यहां भी मीटर नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा कभी चंडीगढ़ से दिल्ली तक कार में गया हो तो वो लगभग 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। ओके। और अब टीचर क्या कह रहा है, 7.8 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक सेकंड में, घड़ी का एक सेकंड, और 7.8 किलोमीटर एकदम से। ओके, इतनी स्पीड होती है। अभी तो ये लो स्पीड है, फिर ये जो रॉकेट होता है बहुत हाई हाइट पे चला जाता है। जब ज्यादा हाइट पे चला गया रॉकेट, ओके बेटे, हाइट पे रॉकेट चला गया तो उसकी वेलोसिटी और भी तेज करनी पड़ती है। सर कितनी हाइट पर, आप वैल्यू तो बता दो। ये ध्यान से सुनना, ये वैल्यू देखो, मैं यहां से जमीन से इसकी अल्टीट्यूड बताने लगा हूं, सभी बच्चे याद रखेंगे। 35786 किलोमीटर, इतनी हाइट तक हमने जाना ही जाना होता है। 35786 किलोमीटर। शॉर्ट में कई लोग इसको 36,000 किलोमीटर भी बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इस जगह पर जाके रॉकेट की जो वेलोसिटी होती है वो वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 और 11 के बीच में आ जाती है। 10 और 11 के बीच में किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको टीचर ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी इसको रॉकेट को लॉन्च करने जाएगा ना, हमारी सैटेलाइट को, वो मल्टी स्टेज होएगा, मल्टी स्टेज। कभी ज्यादा फ्यूल निकालेगा, कभी स्पीड बढ़ा घटाई होएगी, फिर बढ़ाई होएगी। पहले वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल जा, ये देखो जमीन से पहले वर्टिकल उठेगा, वर्टिकल उठते हुए वो ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, फिर टिल्ट हो जाएगा, फिर ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। फिर वो जब ऐसे घूमने लग जाता है ना, तो हम देखते हैं कि बीच में हमारा अर्थ ही होता है। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, पहले वर्टिकली अप जाएगा, फिर उसके बाद वो ईस्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा और अपने आप को अर्थ की इक्वेटर के सामने ले आएगा। जैसे ये इक्वेटर वाली लाइन होती है सामने, उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा, उसके फेस टू फेस। इक्वेटर पर घूमने से उसको फायदा क्या है, क्योंकि अर्थ भी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, वो भी अपना एटमॉस्फेयर साथ में घुमाती रहती है। जब इक्वेटर के ऊपर सैटेलाइट घूमता है तो उसको मदद मिलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। कितनी मदद मिलती है स्पीड बढ़ाने में, 460 मीटर पर सेकंड की एडिशनल एडिशनल मदद मिलती है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी किक के नाम से जाना जाता है, कि अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द जब रोटेट करती है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, तो उसकी मदद से और इस सैटेलाइट को थोड़ा सा अपनी वेलोसिटी में पुश मिल जाता है, पुश मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी किक। और वेलोसिटी किक की वैल्यू याद रखनी है सभी बच्चों ने, 460 किलोमीटर। एक और बात याद रखनी है बेटे, एक टीचर वर्ड बोलने लगे IGS, ध्यान से सुना,
IGS, इसका फुल फॉर्म सुन लो, इनर्शियल गाइडिंग सिस्टम। फिर से मैं पूरा लिख देता हूँ, INERTIAL, इनर्शियल गाइडिंग सिस्टम। सर ये क्या चीज होती है? ध्यान से सुनो बेटे, जो हमारा रॉकेट ऊपर को जा रहा होता है सैटेलाइट लेके, उसकी साइडों पे बहुत ज्यादा सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर साइडों से इंफॉर्मेशन लेके इसके सॉफ्टवेयर को देती रहती है, रियल टाइम फीडबैक इसके सॉफ्टवेयर को देती रहती है। और अगर कोई रास्ते में उसके पाथ में रुकावट है या गलत जा रहा है, तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, इनर्शियल गाइडिंग सिस्टम, वो उसके रास्ते को करेक्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे आपकी क्लास में आपका फिजिक्स का टेस्ट हुआ और आपके कितने मार्क्स हुए, तो मैम ने आपकी क्लास के डिजिटल बोर्ड में लिख दिए, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड आपके प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से कनेक्टेड है। तो जितना भी मैम यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे, वो आपके प्रिंसिपल मैम को डायरेक्ट दिखेंगे। इसको बोलते हैं रियल टाइम फीडबैक, रियल टाइम फीडबैक। ओके, तो ये जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, इसकी साइडों पर लगे हुए बहुत सारे सेंसर्स, ये रॉकेट कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो साइडों से इंफॉर्मेशन लेके इसी रॉकेट के सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन को देते हैं, IGS, इनर्शियल गाइडिंग सिस्टम, जिससे वो रियल टाइम फीडबैक लेके रॉकेट का रास्ता अगर गलत जा रहा होगा, उसको करेक्ट कर लेगा। और एक बात, जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाता है बेटे, जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाता है, तो वो कुछ चीजें छोड़ता जाता है। मान लीजिए एक फ्यूल है, फ्यूल का टैंक है बीच में, काफी सारे टैंक होते हैं, तो एक टैंक फ्यूल है, उसका सारा फ्यूल जल गया, उसका फ्यूल बर्नट आउट हो गया। तो बर्नट आउट हो गया, तो ये इस टैंक को छोड़ देगा रॉकेट, वो नीचे आकर हमारा समंदर में गिर जाएगा। ओके, फिर और कोई चीज, जिस चीज की बर्नट आउट हो चुकी है, जिसमें जिससे रॉकेट का भार हल्का हो सके, और वो फालतू में एक मेटल का कंटेनर जुड़ा हुआ है, उसके अंदर का फ्यूल जल चुका है, ऑक्सीडाइजर जल चुका है, उसको रॉकेट छोड़ता चला जाता है, छोड़ता चला जाता, छोड़ता चला जाता। और आखिर में क्या होता है, जाके ध्यान से सुनो, जब आखिर में चला जाता है, तो रॉकेट की ये कॉनिकल टिप बचती है, और ये सैटेलाइट है बीच, और नीचे से तो बहुत हल्का हो गया होता है। अब जब बिल्कुल उसने, अगर ये अर्थ है तो बिल्कुल इसके ऑर्बिट में लॉन्च होना है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट ने, तो अपनी जो कॉनिकल टिप है, इसको दो टुकड़ों में कर लेता है वो, दो टुकड़ों में करता है, और यहाँ सैटेलाइट है, दो टुकड़ों में करके जो उधर से फिर ये, इसको ऐसा रिएक्शन होता है, दो टुकड़ों में करके हल्का करके फिर इनको भी रिजेक्ट कर देता है, इनको भी छोड़ देता है, और हमारा बिल्कुल सर्कल वाली शेप में सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। और सर इसको घूमते घूमते कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ती है? इसको इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ती है कि अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच ना सके, अर्थ उसको खींच ना सके, इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको रखनी पड़ती है हर जगह पर। और एक खास बात, ध्यान से सुना, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमी जा रही है, तो अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है? सर 24 आवर्स में। तो अगर मैंने एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी, तो वो जो अपना चक्कर भी पूरा करेगी 24 आवर्स में। अगर ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी जो अर्थ के इर्द गिर्द अपना चक्कर 24 आवर में ही पूरा करे, तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसका एक और नाम भी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सर इसकी खासियत क्या है? देखो, अब इसकी खासियत मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुन। अब मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ये जो माउस पकड़ा है ये सैटेलाइट, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे घूमती है, देखो 24 आवर्स, ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे। तो ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स में घूमती है। तो मान लीजिए ये भारत का मैप है यहाँ पर, तो सैटेलाइट उसके सामने है, तो ये जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, ये सैटेलाइट भारत के नक्शे के सामने ही रहेगी। देखो, फिर से देखो, ये भारत का मैप है,
और उसके सामने ये सैटेलाइट है, राइट। तो अब ये अर्थ भी अपनी एक्सिस में 24 आवर्स में राउंड लगाती है, और जियो सिंक्रोनस भी 24 आवर्स में। तो ये उसके सामने ही रह गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जमीन पे खड़े हुए बंदे को हमेशा दिखती रहेगी भारत के रेजिडेंट को। उसको लगेगा जमीन पे खड़े होकर ये तो चलती ही नहीं है, ना आगे निकलती है ना पीछे रहती है। तो जमीन पे खड़े हुए उसको लगता है कि ये रुकी हुई है, इसीलिए उन्होंने बोल लिया, वर्ड ले लिया, जियो मैंने अर्थ, स्टेशनरी मैंने एट रेस्ट। बट रियलिटी में रुकी नहीं हुई, बल्कि वो भी घूम रही है। उसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड दोनों ही 24 आवर्स है। उसका किसका, सैटेलाइट का अराउंड द अर्थ, और दूसरा कौन सा, अर्थ का अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द, दोनों ही 24 आवर्स। सर ऐसी सैटेलाइट का फायदा क्या है, ध्यान से सुनो। अगर ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हमारी कंट्री के बिल्कुल ऊपर है, राइट, तो ये ऊपर से तस्वीरें लेती रहेगी, फोटोज लेती रहेगी, पिक्चर्स क्लिक करती रहेगी, लगातार वीडियोस बनाती रहेगी। सर उसका क्या फायदा, उससे हमें पता लगेगा कि हमारा कोई दुश्मन कंट्री, हमारा कोई पड़ोसी कोई मिलिट्री एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, हमारे देश के ऊपर कोई अटैक तो नहीं कर रहा, हमारे देश में कोई गड़बड़ फैलाने की कोशिश करता है, तो हम पहले ही एक्शन ले सकें, अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को अलर्ट मोड पर लेके आ सकें। सर और कोई फायदा, ये लगातार फोटोज लेता रहेगा हमारे देश की, उससे पता लगेगा पूरे देश में कि इस वक्त कहाँ पर बादल है, कहाँ पर लो प्रेशर एयर है, कहाँ पर हाई प्रेशर एयर है, कहाँ पर तूफान आने वाला है, कहाँ पर फ्लड आने वाली है। ये सारी पहले ही इंफॉर्मेशन लेके हमारे देश के रेजिडेंट्स को चौकन्ना करता रहेगा, और वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकेंगे, अपने आप को बचा सकेंगे। ठीक है, कितने बच्चों को अभी तक सारी बातें समझ आई, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब बेटे मैं आपको पर्टिकुलरली ऐसी चीज पे लेके जाना चाहता हूं, थैंक यू थैंक यू, जिसके बारे में हमारे कंट्री का लेटेस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, उसका नाम है चंद्रयान। सभी बच्चे सुनो, चंद्रयान 2 पे बात कर रहे हैं हम, सेकंड पे। पहले वाला हमने कब करा था, 2008 में। अब चंद्रयान सेकंड पे बात करने लगे हैं टीचर, ओके। फिर चंद्रयान थर्ड पे, और फ्यूचर में हम चंद्रयान 4 भी छोड़ेंगे। तो पहले सुनो, चंद्रयान जो सेकंड है, इसको हमने कब लॉन्च करा बेटे, सभी बच्चे डेट याद रखेंगे, 22/7/19 में, 2019 में इसको हमने लॉन्च करा, ओके। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था, हम मून के साउथ पोल को स्टडी करना चाहते हैं, मून के साउथ पोल की स्टडीज करना चाहते थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, ये इसकी स्टडीज है। तो सर ये क्या हम इसमें कामयाब हुए, फीडबैक क्या है बेटे, मैं बताना चाहूंगा। जब भी हम मून के ऊपर कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, अपना मून के ऊपर अपना स्पेस मिशन के तहत कोई रॉकेट भेजते हैं, तो उसके पास 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। सर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनो, LOR, LOR 3 पार्ट होते हैं। सर इसका मतलब क्या है, उस यान के अंदर एक पार्ट होएगा लैंडर, ओके सर समझ आ गया। सर दूसरा पार्ट क्या होएगा, ऑर्बिटर। सर तीसरा पार्ट क्या होगा, रोवर। तो जब हमने ये सैटेलाइट अपना लॉन्च करा, तो हमने जो भी चंद्रयान 2 में जो लैंडर था, उसका हमने नाम भी रखा था, उसका नाम रखा था हमने विक्रम, ओके बेटे। और लैंडर का मतलब ये होता है लैंड करना। आपको पता है जब जहाज एयरपोर्ट पे उतरता है तो हम कहते हैं जहाज लैंड कर गया एयरपोर्ट पे, ऐसे लैंड करे। तो लैंड का मतलब होता है आहिस्ता से बिना झटका दिए मून की सतह के ऊपर उतरना। लेकिन बेटे बड़े दुख की बात है कि ये जो हमारा लैंडर है, जब मून की हाइट से जस्ट और जस्ट
2.1 किलोमीटर की हाइट पर रह गया था, वहां पर इसका हमारे से कम्युनिकेशन लिंक टूट गया, हमारा लैंडर यहाँ पर नॉन सक्सेसफुल हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर हमारा कामयाब रहा था, ऑर्बिटर ऑपरेशनल रहा था। और रोवर होता है कि एक ट्रॉली टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो मून के सरफेस के ऊपर घूमती रहती है और पता करती है मून के ऊपर खड्डे कहाँ कहाँ पर हैं, नो लाइट जोन कहाँ पर है, परमानेंटली शेडो कहाँ पर है। ये सारा इसका काम होता है बेटे। आपको बताना चाहूंगा, ये जो लैंडर था हमारा चंद्रयान 2 में, इसका काफी वेट था बच्चे, 1471 किलोग्राम था। और जो ऑर्बिटर था वो भी बहुत हैवी था, इससे भी ज्यादा 2379 केजी का था। और जो रोवर है, जो छोटी सी ट्रॉली घूमती रहती है अर्थ के सरफेस पर, ये हल्की फुल्की थी, 27 केजी की। तो अगर हमारा कहीं विक्रम लैंडर वाला पार्ट भी कामयाब हो जाता, तो हमारा ये 100% सक्सेस मिशन कहा जा सकता था। पर क्योंकि हमारा लैंडर मून पे पहुंचने से जस्ट पहले कम्युनिकेशन लिंक तोड़ चुका था, इसलिए इसको पार्शियल सक्सेसफुल कहेंगे, पार्शियल सक्सेस। ठीक है। लैंडर का क्या काम क्या होता है, मून के सरफेस पर, मून के साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें ये कामयाब नहीं हो पाया। ओके बेटे। और रोवर का क्या मतलब है, मून के सरफेस के ऊपर रोल करते हुए और बहुत सारी पिक्चर लेते हुए उसकी सॉयल को स्टडी करना, उसमें पानी की खोज करना वगैरह वगैरह, ये इसका काम था। अब हुआ क्या, रोवर का क्या काम होता है, रोवर एक रोबोटिक व्हीकल होता है बेसिकली, रोबोटिक व्हीकल। ठीक है। ये भी अपने आप को स्टडी करता है, मून के सरफेस को ही स्टडी करता है बच्चे। इस तरह से हमने ये लॉन्च किया था। इससे एक्चुअली में भारत ने क्यों लॉन्च किया था, व्हाट भारत वांटेड फ्रॉम इट, भारत का इससे विश क्या था। हम ये चाहते, इससे विश था बेटे, ध्यान से सुनो, उसकी विश को हम बोल देते हैं कि मून के ऊपर कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये स्टडी करना चाहते थे। मिनरल्स, कौन से मिनरल्स हैं, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, एक तो ये स्टडी करना चाहते थे हम। दूसरा हम इसके ऊपर स्टडी करना चाहते थे, वाटर कितना का अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर है, वाटर कितना का अवेलेबल है और कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। ये हमारा दूसरा मिशन था। तीसरा इसमें हम देखना चाहते थे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट्स मून के सरफेस के ऊपर अवेलेबल हैं। पर क्योंकि ये हमारा पार्शियल सक्सेसफुल था मिशन, इसलिए हम इसमें ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। तो फिर उसके बाद हमारे देश के साइंटिस्टों को गुस्सा आ गया कि हमारा सैटेलाइट मून के ऊपर फेल क्यों हो गया। उन्होंने जल्दी ही 2023 में चंद्रयान 3 छोड़ा। ध्यान से सुनना अब इसकी काबिलियत, चंद्रयान 3। देखिए किसी बच्चे को पता है कौन से ईयर में इसको छोड़ा था, एनीबॉडी, चंद्रयान 3 कौन से ईयर में छोड़ा था इसको, एनीबॉडी, एनीबॉडी, मैं बता चुका हूं आपको, चंद्रयान को कौन से ईयर में छोड़ा था बेटे, टू, 2023 बहुत अच्छे बेटे। तो आपने 2023 इसको 2023 में छोड़ा था, इसको नोट कर लो सभी बच्चे, 2023 में छोड़ा था। और डेट थी, अगर आप उसका डेट भी जाना चाहो तो 23 अगस्त में ये लॉन्च हो गया था। 23 अगस्त में ये हमारा वहां पर पहुंच गया था, मून के ऊपर पहुंच गया था 23 अगस्त पे। तो लॉन्च कब किया था हमने, हमने 14 जुलाई को करा था, 14/7/23 से लॉन्च करके 23/8 बाकी टाइम उसको पहुंचने में लग गया। 23 में ये मून के सरफेस पर कामयाबी से उतरा। और हमने भी जिद में इस बार भी लैंडर का नाम अभी भी विक्रम ही रखा था, हमने अभी भी हमने विक्रम ही रखा था। और इस बार हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ,
सॉफ्ट लैंडिंग में हमारा कामयाब हुआ, 100% हुआ। और मून के साउथ पोल के ऊपर सक्सेसफुली लॉन्च करने वाले, साउथ पोल के ऊपर मून के, हम पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री बनी। याद रहे, मून के ऊपर पहली कंट्री नहीं, मून का एक साउथ पोल है जिसके ऊपर कई देश फेल हो चुके थे पहुंचने के लिए, और हम साउथ पोल पर पहुंचने में सबसे पहले देश के रूप में कामयाब हो सके बेटे। कौन सा व्हीकल इसको लेके गया था, इस सैटेलाइट का जो व्हीकल लेकर गया था उसका नाम सभी बच्चों ने याद रखना है, LVM3M4, LVM3M4। और ये भी हमारे देश ने खुद बनाया था व्हीकल, जो अपने ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च लोड करके लेकर गया था। ये पूरे का पूरा भारतीय प्रोडक्ट था, इंडिजिनस प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, भारतीय प्रोडक्ट था ये। इसमें हमने दूसरे साइंटिस्ट, दूसरे देशों से मदद नहीं ली बेटे। तो जब ये चला गया तो इसने क्या बताया हमें? सर इसने हमें ये बता दिया मून पे पानी कहाँ कहाँ पर है और कितना है, ज्यादा है कि कम है। ओके। दूसरी बात इसने क्या बताई चंद्रयान ने? इसने हमें ये बता दी कि मून के सरफेस के ऊपर तीन एलिमेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एक का नाम है एल्यूमिनियम, दूसरे का नाम है आयरन, तीसरे का नाम है सल्फर। एल्यूमिनियम, आयरन, सल्फर मून के सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। इसी चंद्रयान 3 ने हमें ये बताया था। और क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी यान के 3 पार्ट होते हैं, लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर, और तीनों के तीनों इसमें कामयाब हुए थे, तीनों के तीनों अपने काम करने में कामयाब हुए थे। इस तरह से हमारी कंट्री ने सैटेलाइट फील्ड में बहुत ग्रोथ करी। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया कैसे लॉन्च करते हैं, कितनी स्पीड करते हैं, टेढ़ा कहाँ पर करते हैं, ये वो। कितने बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। यानी कि आप ये समझ लो, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने सिर्फ आपको मैथमेटिकल फार्मूले नहीं बताए, वरना तो मैं आपकी नॉलेज को मैं सच बताऊं तो +1 के बच्चे के मुकाबले में बता दिया आपको। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको सैटेलाइट की। अगर इससे आधी बातें भी आपको याद रहेगी तो भी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब हमारे पास बेटे असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट कराने से पहले मैं टीचर से पूछूंगा किसी से, हमारे पास टाइम बचा भी है असाइनमेंट का कि नहीं? योर अटेंशन बेटे, हमारे पास असाइनमेंट का टाइम बचा है या नहीं? कोई बच्चा माइक पर आकर बताए कितना टाइम बचा है लेक्चर में, पीरियड में कितना टाइम बचा है बेटे? ओवर होने वाला है। हाँ फिर तो ये हो गया बेटे, ओवर हो गया मेरे ख्याल। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप सारे बच्चे इस असाइनमेंट को करके आएंगे घर पे, और हम फिर खुद से करके देखेंगे क्लास में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू, बाय बाय।